अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टीरॉन सिरप के बारे में कि स्टीरॉन सिरप में एक्टिव इंग्रेडिएंट क्या है, इसके यूजेस, इसको किन कंडीशंस में इसका इस्तेमाल किया जाता है, फिर इसका डोज क्या है, इसका डोज देते वक्त किन बातों को मद्देनज़र रखना चाहिए, किन कंडीशंस में इस सिरप का इस्तेमाल नहीं किया जाता या बहुत एहतियात से इसका इस्तेमाल किया जाता है और इसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं। दिस इज डॉक्टर इरफान फ्रॉम मेडी हेल्थ इंटरप्राइजेज और इस चैनल पे आपको सिर्फ हेल्थ और मेडिकल से रिलेटेड ही वीडियोस मिलेंगी। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं स्टीरॉन सिरप के इंट्रोडक्शन से। स्टीरॉन सिरप ये एक कार्टिकोस्टेरॉइड, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में स्टीरॉइड मेडिसिन कह देते हैं, तो ये एक कार्टिकोस्टेरॉइड ड्रग है जिसमें ये प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि ये एंटी इन्फ्लेमेटरी भी होती है, यानी किसी भी जगह पे अगर सूजन होगी तो वो उसको कम करेगी। इसके अलावा फिर ये इम्यूनोसप्रेसिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं। इम्यूनोसप्रेसिव क्या होता है, इसी वीडियो में हम आगे चल के इसको एक्सप्लेन करते हैं। अगर हम बात करें स्टीरॉन सिरप की इंडिकेशंस, इसके यूजेस के बारे में, तो जब भी किसी भी पेशेंट को सिस्टमेटिक कार्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी एडवाइस होगी तो फिर इस एडवाइस में प्रेडनिसोलोन लाजमी ऐड की जाती है। अब वो क्या कंडीशंस हैं, अब जिसमें सबसे पहले जो है एलर्जिक स्टेट्स आते हैं। अगर किसी पेशेंट को सीवियर एलर्जी हो गई है और वो कंट्रोल में नहीं आ रही, मेडिसिन दे दे के थक गए हैं लेकिन वो फिर भी कंट्रोल में नहीं है और मज़ीद अग्रेवेट हो रही है, मज़ीद जो है वो तेज़ी से बढ़ रही है, पहले किसी जिस्म पे एक हिस्से में थी फिर वो और भी दूसरे हिस्सों में फैलती जा रही है, तो फिर ये सीवियर एलर्जीज़ में शुमार होगा। और ये कंडीशन जो है इस चीज़ को इंडिकेट करती है कि जो आपका इम्यून सिस्टम है, यानी कि बॉडी का जो डिफेंस सिस्टम है, जो कि आपको किसी भी पैथोजन के अटैक से बचाता है, तो वो ओवर एक्टिव हो जाता है, यानी कि हद से ज़्यादा फिर वो अपना बॉडी के अंदर काम करना शुरू हो जाता है, जिसमें फिर बहुत से प्रॉब्लम जो है सामने आते हैं। और ये फिर स्किन एलर्जीज़ में सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट होते हैं केसेस। तो इन स्किन एलर्जीज़ को ट्रीट करने के लिए फिर कार्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी, जिसमें प्रेडनिसोलोन सिरप है, टैबलेट है, ठीक है, या फिर क्रीम्स का इस्तेमाल किया जाता है, ये इस कंडीशन में स्टेरॉइड मेडिसिन को एडवाइस करते हैं। ये क्या करती हैं कि इम्यून सिस्टम को सप्रेस करने की कोशिश करती हैं, जिससे बीमारी जो है फिर वो वक्ती तौर पर दब जाती है, फिर वो इसको लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट के साथ इसको ठीक किया जाता है। इसके अलावा फिर अगर कहीं बॉडी में इम्यून डिसऑर्डर हो गया है, जिस तरह वेरियस स्किन कंडीशंस में ये नज़र आता है, फिर ये जो जॉइंट हैं उनमें अगर ये पेन स्टार्ट हो जाए या इन्फ्लेमेशन हो जाए, यानी कि या तो दर्द होने लगे हर जोड़ में, या फिर हर जोड़ में सोजिश हो जाए, या फिर कुछ जो है जॉइंट्स में ये प्रॉब्लम सामने आ जाए, तो इस कंडीशन को मेडिकल टर्मिनोलॉजी में आर्थराइटिस कहते हैं। तो ये भी एक इम्यून डिसऑर्डर है जिसमें इम्यून सिस्टम, यानी कि जो बॉडी का डिफेंस सिस्टम है, वो गड़बड़ में आ जाता है और ओवर एक्टिव हो जाता है, या फिर डिसऑर्डर्स कुछ ना कुछ बॉडी में चलते रहते हैं। तो इन कंडीशंस में भी फिर प्रेडनिसोलोन, जिसमें स्टीरॉन सिरप है, टैबलेट है, इसको एडवाइस किया जाता है। और इस सिरप को सबसे ज़्यादा जो है स्किन स्पेशलिस्ट जो है वो रिकमेंड करते हैं। जिस तरह सीवियर एलर्जिक स्किन रिएक्शंस आते हैं, जिसमें अगर किसी मेडिसिन के इस्तेमाल करने से ड्रग रिएक्शन हो जाए या ड्रग इंड्यूस्ड रैशेज हो जाए, बॉडी पे एलर्जी हो जाए, अर्टिकेरिया जिसको हम कहते हैं, छपाकी सारे जिस्म पे अगर वो निकलना शुरू हो जाए, या फिर एक मेडिकल टर्मिनोलॉजी में एंजियोएडिमा कहते हैं, जिसमें स्वेलिंग ऑफ द लिप्स हो जाती है, आईलिड्स की जो है वो स्वेलिंग हो जाती है, होंठ बिल्कुल सूज जाते हैं, या फिर कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस, जिसमें मेटल्स का रिएक्शन हो सकता है किसी प्लांट का, या फिर कॉस्मेटिक अगर कोई चीज़ वियर की है, यानी कि पहनी है कॉस्मेटिक प्रोडक्ट, तो उससे कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस हो जाता है, तो स्किन पे जो है इन्फ्लेमेशन हो जाती है। तो फिर इन कंडीशंस में भी फिर स्टेरॉइड मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा फिर एक्जिमा के केसेस में, सोराइसिस के केसेस में, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म डिजीजेज होती हैं और ये स्किन की जितनी भी डिजीजेज हैं ये जल्दी कंट्रोल नहीं होती, तो इन कंडीशंस में भी फिर स्टेरॉइड मेडिसिन रिकमेंड करते हैं। इसके अलावा फिर बच्चों में अगर हम देखें तो चेस्ट इन्फेक्शन, जिसमें दमा होता है बच्चों को, खांसी बहुत ज़्यादा होती है, तो और वो खांसी कंट्रोल होने का नाम ही नहीं ले रही होती, मुसलसल खांसी जो है चलती रहती है, और एक बार अगर बच्चे को खांसी छिड़ जाए तो ये मुसलसल फिर ये प्रॉब्लम जो है सामने देखी जाती है कि 5 से 7 दिन 10 दिन तक बच्चा इस कंडीशन में फिर जो है वो मुसलसल खांसी कर रहा होता है, बच्चे को दमा हो रहा होता है, सांस सही तरीके से आ नहीं रहा होता, बच्चा बहुत ज़्यादा घबराहट का शिकार होता है। तो अस्थमेटिक प्रॉब्लम्स को, चेस्ट इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए भी फिर हमें कभी कभार जो है प्रेडनिसोलोन, जिसमें स्टीरॉन सिरप है, इसका सहारा लेना पड़ता है। अगर हम बात करें इसके डोजेज के बारे में, तो इसका डोज जो है वो डिपेंड करता होता है कि पेशेंट की कंडीशन क्या है, सिवेरिटी क्या है, यानी कि मर्ज़ की शिद्दत कितनी ज़्यादा है, फिर एज कितनी है, बच्चे की उम्र के हिसाब से इसका डोज एडजस्ट किया जाता है। फिर बीमारी के अलावा फिर इस सिरप को अगर हम देते हैं तो इस सिरप से रिस्पांस क्या आता है और कुछ अदर फैक्टर्स हैं, इसी की बेस पे इसका डोज एडजस्ट किया जाता है। और इसका डोज मुख्तलिफ होता है और ये 60 mg तक जो है हम इसको एक्सीड कर देते हैं। अगर हम इस सिरप की स्ट्रेंथ के बारे में बात करें तो ये 15 mg पर 5 ml, यानी कि 1 टीस्पून में 15 mg आता है। और यहाँ पे एक बात यह भी जहन में रखी जाती है कि इसका डोज हमेशा एकदम
एकदम से बंद नहीं कर देना होता, बल्कि इसको टेपर ऑफ करते आते हैं। टेपर ऑफ किसको कहते हैं कि जैसा अगर एक मिसाल से अगर किसी बच्चे को या किसी भी पेशेंट को 60 mg तक एडवाइस हुआ है, तो कुछ अरसे के बाद यानी कि 1 वीक के बाद इसको 50 mg कर देंगे, या फिर 2 से 3 दिन के बाद फिर इसको 40 mg पे ले आएंगे, फिर 30 mg, फिर 20 mg, फिर 10 mg, इस तरह करके इसका डोज जो है रिड्यूस करते आते हैं, डोज इसका कम करते आते हैं। और इसी जो है प्रोसीजर को टेपर ऑफ कहते हैं। और ये हमेशा तभी किया जाता है जब किसी पेशेंट की प्रोलॉन्ग डोज चल रहा हो, यानी कि 2 हफ्ते से या 3 हफ्ते से या 4 हफ्ते से, इस तरीके से अगर पेशेंट को मुसलसल ये थेरेपी एडवाइस की गई है, तो फिर इन कंडीशंस में टेपर ऑफ डोज लाजमी करना होता है। और इस सिरप को हम मुसलसल इसलिए भी इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि अगर हम बच्चों में खास तौर पर अगर मुसलसल इस्तेमाल करते हैं तो बच्चों की ग्रोथ पे इसका बड़ा नेगेटिव इंपैक्ट आता है, यानी कि ग्रोथ रुक जाती है, बच्चे का कद नहीं बढ़ता, वजन नहीं बढ़ता। इसके अलावा फिर बोन डेवलपमेंट में बड़े प्रॉब्लम्स आते हैं, बोन टेढ़ी होना शुरू हो जाती हैं, बोन में सॉफ्टनेस आना शुरू हो जाती है। इसके अलावा बहुत से प्रॉब्लम जो हैं फिर वो आना शुरू हो जाते हैं। इसलिए हम इस मेडिसिन को बिल्कुल भी लॉन्ग टर्म के लिए इस्तेमाल नहीं करते, और सेल्फ मेडिकेशन से तो बिल्कुल परहेज़ करें। हमेशा अपने डॉक्टर की एडवाइस के मुताबिक ही इसको लेना होता है। अगर हम इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं तो एक तो इस सिरप के इस्तेमाल से बच्चे को ये भी महसूस हो सकता है कि भूख बच्चे को बहुत ज़्यादा लगेगी, इससे फिर वेट गेन होता है, जो कि इन कंडीशंस में ये नुकसानदेह चीज़ें हैं। फिर फ्लूइड रिटेंशन होना शुरू हो जाती है बॉडी में। इसके अलावा फिर स्वेलिंग महसूस हो सकती है, मूड चेंजेस बहुत ज़्यादा होती है, और सोने में जो है डिफ़िकल्टी यानी कि स्लीपिंग डिफ़िकल्टी ज़्यादा जो है वो ऑब्जर्व की जाती है। इसके अलावा इस सिरप को लॉन्ग टर्म इस्तेमाल करने से ओस्टियोप्रोसिस, जिसमें हड्डियों का भुरना जो है या फिर बोन फ्रैक्चर होना शुरू हो जाते हैं, और ये लॉन्ग टर्म कंडीशंस में होती है। इसीलिए इस सिरप को हमेशा स्पेशलिस्ट के निगरानी में ही इस सिरप को एडवाइस किया जाता है। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके लाजमी बताइएगा। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप मजीद ऐसी हेल्थ से रिलेटेड मेडिकल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे इस यूट्यूब चैनल मेडी हेल्थ एंटरप्राइजेस को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही बेल आइकन का बटन भी ऑन कर लें ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।